हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल मिथुन क्लासेस में। आज हम लोग फिर से धातु एवं अधातु का ऑब्जेक्टिव करेंगे। एक पार्ट 1 वीडियो में भी ऑब्जेक्टिव हमने कर लिया है, आप लोग ना देखो तो उसको जाकर देख सकते हैं। आज पार्ट 2 वीडियो में करने जा रहे हैं धातु एवं अधातु का ऑब्जेक्टिव। जो व्यक्ति ना देखे हैं पार्ट 1 को भी देख लें एवं पार्ट 2 को देख लें। इसके अलावा और भी धातु एवं अधातु से कभी भी बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में आपके सामने कहा गया है कि निम्न में कौन अधातु है। अधातु की पहचान बहुत सारा बताया गया है कि अधातु की किस प्रकार से हम पहचान कर सकते हैं। अगर रासायनिक पहचान देखें तो हम लोग कह सकते हैं बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसे अधातु कहते हैं। धातु की बात करें जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको हम लोग उपधातु कहते हैं। और उपधातु की जो संख्या होती है वो 7 होती है। धातुओं की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 92 होती है। इस प्रकार से बाबू कुछ ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे। तो इसमें से कहा गया है आपको कि निम्न में से कौन जो है ना वो अधातु है। तो अधातु इनमें से कौन है, कार्बन है या फिर सोडियम या फिर कैल्शियम या फिर एल्युमिनियम। तो इनमें से जो अधातु है वो अधातु हो जाएगा कार्बन। अधातु क्या हो जाएगा, कार्बन। धातु की जो पहचान है सिंपल समझने की बात अगर करें तो जिसके में लास्ट में य म लगा रहता है ना उसको हम लोग धातु कहते हैं। सोडियम धातु, कैल्शियम धातु और एल्युमिनियम धातु। देखिए य म लगल है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, धातु। और जो बाकी बचा वो हमारा क्या हो जाएगा, अधातु। अगला क्वेश्चन में आपके सामने कहा गया है कि निम्न में जो ना कौन उपधातु है। अगर हम उपधातु की बात करें ना तो उपधातु जो होते हैं ना उसकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। उपधातु की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। पहला वो बात कर लेते हैं बोरॉन, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा जर्मेनियम, चौथा आर्सेनिक, पाँचवा एस्टाइटिन, छठा होता है टेलुरियम, सातवां होता है पोलोनियम। तो ये बाबू होता है 7 कौन, उपधातु की संख्या। तो इनमें आपसे कहा गया है कि कौन उपधातु है। तो जिंक हमारा धातु है, कैल्शियम भी हमारा धातु है, और ये हमारा जो कार्बन है ना ये हमारा क्या है, उपधातु है। सॉरी, कार्बन जो है ना वो अधातु है। कार्बन क्या है, अधातु है। बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी कार्बन क्या है, अधातु। तो ये जो हमारा जर्मेनियम हो जाएगा ना ये हमारा क्या है, उपधातु। क्या है, उपधातु है। ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा। अगला में कहा गया है कि कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक का निर्माण करता है। कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक का निर्माण करता है। यौगिक जल में विलेय भी है। तो बताइए उस तत्व का नाम क्या होगा। आपसे पूछा गया उस तत्व क्या हो सकता है। क्या कैल्शियम हो सकता है, या फिर कार्बन हो सकता है, या फिर सिलिकॉन हो सकता है, या फिर लोहा हो सकता है। तो वह धातु जो होगा वो कैल्शियम होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा बाबू, कैल्शियम हो जाएगा, कैल्शियम। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल ये भी बाबू ये VVI क्वेश्चन है। ये ना बोर्ड में आपको एग्जाम में पूछा गया। देखिए 2019 के फर्स्ट सेटिंग में ये सवाल को पूछा जा चुका है, इसलिए VVI समझिएगा एकदम काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल आपके सामने कहा गया है कि डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों होता है। मतलब जो खाने वाले पदार्थ होते हैं उसको डिब्बे को देखिएगा, या फिर चिप्स वाली थैली जो होता है ना उसके पैकेट को आप ध्यान से अंदर के देखिएगा ना तो जिंक की परत ना चढ़ा करके हम टीन की परत आकर चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं, क्या टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है इसलिए, या फिर टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है इसलिए, या फिर टीन की अपेक्षा जिंक ना अधिक अभिक्रियाशील है इसलिए, या फिर टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है इसलिए। तो याद रखेंगे जो जिंक होता है ना, जिंक जो होता है ना वह काफ़ी अधिक अभिक्रियाशील होता है। केकरे से, टीन से। मतलब टीन से ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है, जिंक। और ज़्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण यह खाद्य पदार्थों को बर्बाद कर सकता है। इसलिए जिंक की परत ना चढ़ा करके हम लोग किसकी परत चढ़ाते हैं, टीन की परत चढ़ाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि टीन जो है ना जिंक की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील। गलत, नहीं, टीन जो है ना टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है। सवाल को फिर से देखते हैं बाबू, क्या कहता है यहाँ, जिंक जो होता है ना, जिंक जो होता है ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है और टीन जो होता है कम अभिक्रियाशील होता है। जिंक की बजाय टीन का लेप होता है। तो जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील, टीन कम अभिक्रियाशील। तो होना चाहिए कि हम लोग
जिंक अभिक्रियाशील ज़्यादा, टीन अभिक्रियाशील कम। तो देखते हैं कौन अभिक्रियाशील बना रहा है। टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है, नहीं ये नहीं हो सकता है। दूसरा हुआ टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, ये भी नहीं हो सकता है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, सही बात हुआ। देखो टीन की अपेक्षा जिंक जो है ना अधिक अभिक्रियाशील है, और इसी गुण के कारण हम लोग जिंक का लेप ना लगाकर किसका लेप लगाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बाबू सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल, चौथा सवाल आते हैं। देखो चौथा नंबर सवाल 2016 में बाबू पूछा जा चुका है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि कौन जो है ना विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कहा जाता है। सर्वोत्तम सुचालक के रूप में हम लोग ना किसको जानते हैं, तो चांदी को जानते हैं, याद रखिएगा। सर्वोत्तम सुचालक के रूप में हम लोग किसको जानते हैं, चांदी को जानते हैं। ऑब्जेक्टिव बाबू याद रखिएगा, चांदी को जानते हैं सर्वोत्तम सुचालक के रूप में चांदी। और चांदी का संकेत होता है क्या चीज़, Ag। परमाणु संख्या की बात किया जाए तो परमाणु संख्या कितनी होती है, 47 होती है। सर्वोत्तम सुचालक क्या हुआ, सर्वोत्तम सुचालक। एकदम इजी सवाल है, एकदम झुनझुन्ना वाला सवाल है, एकदम काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, और 2016 में देखो बाबू पूछा जा चुका है। इसलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ना काफ़ी महत्वपूर्ण समझिएगा। तो सर्वोत्तम सुचालक कौन होता है, चांदी होता है। और अगर सवाल में आ जाए ना कि सबसे अधिक तन्य कौन होता है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन होता है, तो याद रखेंगे बाबू सबसे अधिक तन्य जो होता है ना वो होता है सोना। सबसे अधिक तन्य धातु कौन होता है, सोना, जिसका संकेत होता है क्या चीज़, Au, और परमाणु संख्या होता है 79। तो सबसे अधिक तन्य धातु सोना, और 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। कितना से, 1 ग्राम सोना से लगभग कितना, 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, वो इतना तन्य होता है सोना। तो सबसे अधिक तन्य धातु सोना होता है, और सबसे अधिक सुचालक चांदी होता है। अगला सवाल कहा गया, देखिए ये भी सवाल 2016 में पूछा जा चुका है कि कौन उपधातु है। अब अभी हमने कहा था उपधातु की संख्या 7 होती है बाबू, तो बताइए इनमें से कौन उपधातु है। तो उपधातु क्या लोहा हो सकता है, या फिर कॉपर हो सकता है, या निकेल, या फिर Sb का मतलब होता है वो एंटीमनी। अब बताइए क्या होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंटीमनी ही होगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, Sb हो जाएगा। अगला सवाल में कहा गया पीतल क्या है, ये भी देखिए 2016 में पूछा जा चुका है। पीतल क्या है, धातु है या अधातु है या मिश्र धातु या उपधातु। तो पीतल जो है वो क्या है बाबू, मिश्र धातु है। पीतल क्या है, मिश्र धातु। याद रखेंगे पीतल एक प्रकार का क्या है, मिश्र धातु है। पीतल क्या है, मिश्र धातु है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, कौन आयनिक यौगिक है। ये भी हमारा 2015 में पूछा गया है कि बताइए कौन इनमें से आयनिक यौगिक है, या CH4 है, या CO2 है, या CaCl2 है, या NH3 है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा CaCl2 जो है ना वो एक आयनिक यौगिक है। कौन, CaCl2 कौन है, आयनिक यौगिक है। अगला सवाल में कहा गया है, ये भी 2014 के सेकेंड सीटिंग में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ है ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, संयोग नहीं करता है। किससे, ऑक्सीजन से किसी प्रकार का कुछ भी संयोग नहीं करता है। तांबा, या फिर गोल्ड, या फिर जिंक, या फिर पोटेशियम। तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गोल्ड। गोल्ड का मतलब सोना। सोना जो होता है ना वह जल के साथ किसी प्रकार या फिर ऑक्सीजन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा। 9 के बाद 10 आते हैं। 10 में ये भी देखो 2014 का सी में पूछा गया कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, या शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना याद रखें बाबू 24 कैरेट का होता है। कितना कैरेट का, 24 कैरेट का होता है। कौन, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। और सोना का माप, शुद्धता की माप हम लोग कैरेट में करते हैं। सोने की शुद्धता की माप हम लोग किस में करते हैं, कैरेट में करते हैं। सोने की शुद्धता की माप किस में करते हैं, कैरेट में। सवाल आता है, एक सवाल और आता है कि सोने को शुद्धता का माप हम लोग किस चिन्ह की सहायता से करते हैं। किस चिन्ह पूछेगा, तो चिन्ह पूछेगा हुआ तो याद रखिएगा हॉल मार्क मारिएगा। क्या मारिएगा, हॉल मार्क। सोने की शुद्धता की माप हम लोग किस चिन्ह से करते हैं, तो हॉल मार्क से करते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए तो एक और याद रखिएगा कैरेट। किस में करते हैं, तो कैरेट में करते हैं। लेकिन अगर चिन्ह की बात किया जाए तो हॉल मार्क मारेगा। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल, तो इसमें कहा था शुद्ध सोना को व्यक्त करते हैं तो 24 कैरेट। कितना हुआ, 24 कैरेट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, देखिए ये सवाल भी 2014 में पूछा गया, 19 में पूछा गया है कि कौन जो है अधातु। पूछा गया कौन, अधातु कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में होता है। कौन, अधातु। तो अगर पूछा जाए कि अधातु तो याद रखिएगा हम लोग ब्रोमीन को मारेंगे। किसको मारेंगे, ब्रोमीन को मारोगे। लेकिन अगर पूछा जाए कौन धातु जो होता है कमरे के तापक्रम द्रव अवस्था में, तो उसको हम लोग पारा मारेंगे। क्या मारेंगे, पारा का संकेत होता है Hg और ब्रोमीन का संकेत होता है Br।
तो अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन मारेंगे, धातु पूछेगा तो पारा मारेंगे। ये बाबू काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, देखो बोर्ड ने पूछा जा चुका है बुआ। तो कौन अधातु कमरे के ताप केंद्र अवस्था में, तो ब्रोमीन। कौन धातु कमरे के ताप केंद्र अवस्था में, तो पारा। और पारा का संकेत क्या होता है, तो Hg होता है। अगले सवाल क्यों आते हैं। अच्छा, इसका आंसर देख लेना। कौन अधातु कमरे के ताप केंद्र अवस्था में हमारा क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। 11 के बाद अगर 12 की बात करते हैं तो 12 नंबर सवाल भी देखो 2014 में पूछा जा चुका है। कहा गया सीसा और टीन, क्या कहा गया सीसा और टीन की मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं, तो सीसा और टीन की मिश्र धातु को याद रखिएगा बुआ, सीसा और टीन की मिश्र धातु को हम लोग कांसा कहते हैं। क्या कहते हैं, कांसा कहते हैं। तो कांसा तो इसमें नहीं है, तो इसका सोल्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोल्डर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सोल्डर भी कहलाता है बुआ कि सीसा और टीन की मिश्र धातु से सोल्डर का निर्माण होता है, तो सोल्डर भी याद रखिएगा। अगला बुआ, अगला में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से काटे मतलब धातु भी ऐसे होते हैं जो इतना मुलायम होते हैं, कोई कोई धातु की जिसे हम चाकू से भी काट सकते हैं, जिसमें से याद रखिएगा लिथियम, क्या चीज़, लिथियम को, पोटेशियम को, क्या लिथियम को, पोटेशियम को, और एक याद रखिएगा सोडियम को। मतलब इन 3 धातुओं को हम लोग चाकू से काट सकते हैं, वो इतने मुलायम होते हैं। लिथियम का संकेत होता है Li, पोटेशियम का संकेत होता है K, और सोडियम का संकेत होता है क्या चीज़, Na। अगर हम इन तीनों धातुओं के बारे में बात करें, मतलब अगर हम बात करें सोडियम के बारे में, बात कर लेते हैं पोटेशियम के बारे में, और बात कर लेते हैं लिथियम के बारे में। तो लिथियम एक धातु है जो सबसे हल्की धातु होती है, सबसे हल्की होती है बाबू, धातुओं में सबसे हल्की धातु होती है। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम जो होता है ना, वह धातुओं की सक्रियता श्रेणी में ये काफ़ी अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है। ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा, अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है धातुओं की सक्रियता श्रेणी में, तो हमारा हो जाएगा पोटेशियम। इसका परमाणु संख्या 19 होता है, और लिथियम के परमाणु संख्या हुआ 3 लिथियम होता है। सोडियम की बात करते हैं, सोडियम के बाद हम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये धातु होता है, और इसको ना सोडियम को किरोसिन तेल में, किस तेल में, किरोसिन तेल में हुआ। सोडियम को ना याद रखेगा, सोडियम को किस तेल में डुबो कर रखते हैं, तो सोडियम को हम लोग ना किरोसिन तेल में, किस तेल में, किरोसिन तेल। किरोसिन तेल को ना मिट्टी का भी तेल कहा जाता है, किस तेल, मिट्टी का भी तेल कहता है। तो सोडियम को किरोसिन तेल में डुबोकर इसलिए रखते हैं कि वह अगर सोडियम को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो यह नमी और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है, अर्थात जलने लगता है, एक आवाज़ के साथ जलता है। इस आग को लगने से बचाने के लिए हम लोग सोडियम को किरोसिन तेल या मिट्टी के तेल में हम लोग डुबो कर रखते हैं, और वह किसी प्रकार का कोई अभिक्रिया नहीं करता है। सवाल था कि चाकू से किसे काट सकते हैं, लिथियम को, या फिर कैल्शियम को, या कॉपर को, या आयरन को। तो बताइए क्या ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, लिथियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। तो लिथियम के अलावा और याद रखिएगा, लिथियम के बाद पोटेशियम भी और सोडियम, इन तीनों धातुओं को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। अगला सवाल में कहा गया है, ये भी 2014 में पूछा गया कि निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो अभिक्रियाशील धातु आप तभी पकड़ सकते हैं जब धातुओं की सक्रियता श्रेणी आपको याद रहेगी, धातुओं की सक्रियता श्रेणी याद रहेगी, तभी आप पकड़ सकते हैं वह कौन धातु केकरे से कितना ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो आप बेहतर है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी को रट जाएं, एकदम एक ऑब्जेक्टिव वहाँ से बाबू पूछा जाता है। तो हम बता दें कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी अगर इसको मान लें तो बीच में होता है हाइड्रोजन, ऊपर में होता है पोटेशियम, और नीचे होता है प्लेटिनम। जिसमें से सवाल पूछा गया है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन होता है धातुओं की सक्रियता श्रेणी में, तो पोटेशियम होता है, और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन होता है, तो प्लेटिनम होता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी में तो अभिक्रियाशील जो गुण होता है वो बढ़ते जाता है, और जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो वो अभिक्रिया करने की दर क्या हो जाती है, घटते जाती है। तो सबसे अधिक पोटेशियम और सबसे कम प्लेटिनम। लेकिन इसमें हमारा ये ऑप्शन नहीं है, हमारा कहता है कि निम्न में कौन अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसका सही ऑप्शन में हो जाएगा कॉपर। कॉपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील कॉपर। कॉपर के बाद नीचे नीचे घटते जाएगा, तो कॉपर के बाद हो जाएगा बुआ पारा, उसके बाद हो जाएगा हमारा चांदी, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, सोना। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो कम होता जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा था तो हमारा हो जाएगा कॉपर, सी हो जाएगा। आगे सवाल, अगला सवाल में कहा गया कौन अधातु है। देखिए 2013 में पूछा गया कौन अधातु। तो अधातु बताइए इनमें से कौन है, क्या लोहा अधातु है, या फिर कार्बन अधातु, या फिर एल्युमिनियम, या फिर सोना। तो इनमें से हमारा जो अधातु है वो कौन है, कार्बन।
कार्बन अधातु है। लेकिन अगर रासायनिक गुण के अनुसार अगर हम देखें तो कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, और जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपधातु। तो कार्बन को होना चाहिए उपधातु, लेकिन ये नियम का विरुद्ध है हुआ, इसलिए उपधातु ना होकर कार्बन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो कार्बन जो होता है ना वो कार्बन होता है अधातु। ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा कि कार्बन क्या है, अधातु। कार्बन क्या है, अधातु। इसका संकेत जो होता है वो C होता है। परमाणु संख्या की बात करेंगे तो 6 होता है। अगला हम चलते हैं, कार्बन क्या है। देखिए कार्बन क्या है, तो कार्बन हमारा क्या है, अधातु है। अगला हुआ सिलिका क्या है, सिलिका। सिलिका हमारा क्या है, तो सिलिका बाबू ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा उपधातु है। सिलिका क्या है, उपधातु। ऑब्जेक्टिव में सिलिका उपधातु है। अगला सवाल 18 नंबर सवाल में कहता है सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर धातु। अभी हम लोगों ने बात किया था कि अगर ये सक्रियता श्रेणी है तो यहाँ अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे अभिक्रिया करने की दर बढ़ते जाएगी, जैसे जैसे नीचे जाएंगे अभिक्रिया करने की दर घटते जाएगी। मतलब अभिक्रियाशीलता जो होता है ना वो कम होती जाती है नीचे में जाने पर, ऊपर जाने पर बढ़ते जाती है। तो सवाल में क्या कहता है, कहा है कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु, हाइड्रोजन के, ये मान लो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के ऊपर के धातु, हाइड्रोजन के ऊपर के धातु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। पहला है कि अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या करते हैं, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, या फिर अम्लों से अभिक्रिया कर अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। पहला तब हुआ। दूसरा है अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तीसरा है साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो 18 का जो ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कि अम्ल से जब अभिक्रिया करते हैं ना तो वह हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा कि अम्ल से जब अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, अम्ल से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। 18 के बाद अगर हम चलते हैं 19 में, 19 नंबर सवाल में उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु कैसे होते हैं। अगर उसमें उच्च विद्युत धनात्मकता का गुण है तो धातु के परमाणु कैसे होते हैं, तो धातु के परमाणु धनायन होते हैं। धातु के परमाणु कैसे होते हैं, तो धनायन होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए धातु के ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा। अगर सवाल में आ जाए कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं तो हम लोग क्षारीय मारेंगे। क्या मारेंगे, क्षारीय। लेकिन अगर आ जाए कि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना, अधातु के ऑक्साइड, तो वो कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं बाबू, अम्लीय होते हैं। ये दोनों सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, दोनों के दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो क्षारीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो अम्लीय होते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो देखिए SO2 ये हमारा सल्फर अधातु और ऑक्सीजन, तो अधातु का ऑक्साइड हो गया ना, तो ये SO2 कैसा होता है, तो अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय। CO2 ये चेक करो हमारा धातु है कि अधातु, तो ये हमारा कार्बन अधातु, तो अधातु के ऑक्साइड हो गया, तो अधातु के ऑक्साइड कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तो ये भी अधातु का ऑक्साइड, ये भी अधातु का ऑक्साइड, दोनों के दोनों कैसा है, अम्लीय। अगर हम धातु की बात कर लेते हैं तो धातु का ऑक्साइड देख लेते हैं, तो MgO ये हमारा धातु का ऑक्साइड हो गया। तो धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, तो क्षारीय होता है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा। तो यहाँ सवाल है धातु का ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो क्षारीय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। 21 नंबर सवाल में कहा गया है कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धि को दूर करने के लिए जो विधि हम लोग प्रयोग करते हैं वह विधि कौन है। अयस्क से, किससे हुआ, अयस्क से, किससे, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धि को, मतलब अगर उसमें चुंबक वाला कोई अशुद्धि है उसको दूर करने के लिए हम लोग किस विधि का उपयोग करेंगे। क्या हाथ से चूनकर करेंगे, या गुरुत्व पृथक्करण विधि से, या फेन पलवन विधि से, या फिर चुंबकीय पृथक्करण विधि से। तो बताइए कि अयस्क को अगर चुंबकीय पृथक्करण विधि से अगर हम अशुद्धि को दूर करना चाहते हैं तो हम लोग क्या होगा हुआ, तो आंसर में याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। 22 देखते हैं। 22 सवाल में कहा था सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्कों का जो सांद्रण किया जाता है वह किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन पल्लवन विधि के द्वारा। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किसके विधि के द्वारा, फेन पल्लवन विधि के द्वारा। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किसके द्वारा, फेन पल्लवन। ऑप्शन नंबर सी, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा, फेन पल्लवन। कौन विधि, फेन पल्लवन। कौन विधि, फेन पल्लवन विधि के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल, अगला सवाल में कहता है निम्न में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है।
मतलब एल्युमिनियम का मिश्र धातु इनमें से कौन है, मतलब एल्युमिनियम और दूसरा धातु को मिलाकर मिश्र धातु बनाया गया है। तो बताइए एल्युमिनियम का मिश्र धातु कौन है, या मैग्नीशियम है, या जर्मन सिल्वर, या पीतल, या फिर कांसा। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर क्या, मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम हो जाएगा। अगला सवाल में कहता है 24 नंबर सवाल को देखो, 2018 में पूछा जा चुका है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है, मतलब बॉक्साइट से हम लोग किस धातु की प्राप्ति करते हैं। बॉक्साइट से किस धातु की प्राप्ति करते हैं बुआ, हमें ये सवाल को पढ़ना है कि बॉक्साइट से किस धातु की प्राप्ति है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो बॉक्साइट से हम लोग एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति करते हैं। एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति करते हैं। ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा, बॉक्साइट से कौन धातु, एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति करते हैं। अगला सवाल में कहा गया कॉपर का निष्कर्षण मुख्य रूप से किस अयस्क से किया जाता है। कॉपर का निष्कर्षण मुख्य रूप से किस अयस्क से, तो ये सभी के सभी हुआ कॉपर के अयस्क हैं। कॉपर ग्लांस, कॉपर पायराइट्स और क्यूप्राइट्स, ये सभी के सभी ना फॉर्मूला याद रखिएगा। कॉपर ग्लांस का होता है Cu2S, कॉपर पायराइट्स का CuFeS2 CuFeS2 और क्यूप्राइट का होता है Cu2O। तो आपसे सवाल है कि कॉपर का निष्कर्षण मुख्य रूप से किस अयस्क से करते हैं। तो कॉपर का निष्कर्षण कॉपर ग्लांस से किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। कॉपर का निष्कर्षण हम लोग किससे करते हैं, तो कॉपर ग्लांस से करते हैं बुआ। कॉपर का निष्कर्षण हम लोग किससे करते हैं, तो कॉपर ग्लांस से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 25 के बाद अगर 26 की हम बात करें तो 26 देखो सवाल पूछा गया 2019 में पूछा गया है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। मतलब 4 गो धातु है, एगो एल्युमिनियम है, एगो सोडियम है, एगो कॉपर है, एगो लोहा है। तो कहा गया इनमें से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। तो सबसे कम होता है बुआ सोडियम का गलनांक। सोडियम का जो गलनांक होता है ना वह सबसे कम होता है। सोडियम का जो गलनांक होता है वह सबसे क्या होता है, कम होता है। अगला सवाल 27 में कहा गया है कि साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है। साधारण गंधक जो होता है ना, गंधक का फॉर्मूला होता है एस, लेकिन कहता है साधारण गंधक किस आणविक के रूप में पाया जाता है। ये सवाल आपको 9th क्लास में मिलेगा। तो अब वो याद रखिएगा एसिड के रूप में। किसके रूप में पाया जाता है, एसिड के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है, एसिड के रूप में पाया जाता है। अगला सवाल है आपके सामने कि फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है। फास्फोरस का, किसका, फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है। फास्फोरस का क्या होता है आणविक सूत्र, तो P4 होता है बुआ। फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है, P4 होता है। फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है, P4 होता है। फास्फोरस का आणविक सूत्र P4 क्या होता है, P4 होता है बुआ। अगला सवाल आपके सामने कहा गया कि सोना निम्न में से किस द्रव में घुल जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण है, देखना सोना जो है ना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है। तो याद करो गांव वगैरह में या फिर शहरों वगैरह में ऐसा देखा जाता है कि सोना को अगर मलिन हो गया ना तो सोना को क्या करवाते हैं ना, लोग साफ करवाते हैं। बेवकूफ़ी वाला काम करते हैं लोग, सोना को साफ करवाते हैं। पता है साफ करने के कारण सोना क्या होता है ना, उसका जो वजन होता है वो वजन घट जाता है। वो वजन क्या होता है, घट जाता है। और सोना का जो ऊपरी लेयर होता है ना वह थोड़ा सा हट जाता है, जिसके कारण सोना चमकना शुरू कर देता है। तो ये बेवकूफ़ी वाली कहानी है। क्या होता है ना कि सोना पहले घुलता है किसमें, तो एक्वारेजिया एक मिश्रण होता है। एक्वारेजिया क्या होता है, एक्वारेजिया एक मिश्रण होता है जिसको हम लोग ना अम्लराज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लराज भी कहते हैं। तो एक्वारेजिया एक मिश्रण होता है, इस एक्वारेजिया मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। और जैसे ही सोना को एक्वारेजिया मिश्रण में या अम्लराज में डालते हैं ना तो सोना का जो ऊपरी लेयर होता है ना वो धीरे धीरे हट जाता है। जिसके कारण सोना चमकना एकदम प्योर शुद्ध जैसा चमकना शुरू हो जाता है। ऐसे तो सोना शुद्ध है ही है ना, लेकिन फिर भी उसमें कभी ना कभी थोड़ा सा अगल बगल में मलिन जैसा हो जाता है, सोना फिर चमकना शुरू होता है। लेकिन ये लोग नहीं जानते ना कि सोना चमका, इसका मतलब ऊपर वाला लेयर ना उसमें घुल चुका है। किसमें, एक्वारेजिया में। और एक्वारेजिया में घुल गया ना तो देखिएगा सोना का कुछ ना कुछ वजन वो घट जाता है। इसलिए जब भी कोई आपको गांव वगैरह में या फिर शहर वगैरह में अगर ऐसा करने आता है तो आप सोना को उससे धुलवाएं नहीं तो आपको बहुत परेशानी होने वाला, मतलब आप सोना का वजन घट सकता है हुआ। अब सवाल आता है कि एक्वारेजियन होता है क्या, या अम्लराज। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अम्लराज। तो एक्वारेजियन होता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल के
3:1 के अनुपात के ताज़ा मिश्रण को हम लोग ना अम्लराज कहते हैं या एक्वारेजिया कहते हैं। फिर से बता दें, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या चीज़, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या हुआ, फिर से बता दें, फिर से बता दें हम लोग, कहाँ थे, हाँ यहाँ थे ना, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 के 3:1 के अनुपात के ताज़ा मिश्रण को क्या कहते हैं, एक्वारेजिया कहते हैं, और एक्वारेजिया को ही क्या कहा जाता है, अम्लराज। तो सोना किस में घुलाते हैं बुआ, अम्लराज में घुलाते हैं। अगला सवाल आते हैं। अगला कहा गया है कि अमलगम एक मिश्र धातु है। चलिए, तो अमलगम अगर एक मिश्र धातु है ना, तो उस मिश्र धातु में एक पारा का होना जरूरत है। अगर पारा अगर है तभी को हम अमलगम कह सकते हैं, अर्थात पारा नहीं रहेगा तो उसको अमलगम नहीं कह सकते हैं। मतलब मिश्र धातु अगर दो धातुओं से मिलकर बना है तो उसमें एक धातु का पारा होना जरूरत है, तभी उस दो मिश्र धातु को हम लोग किस नाम से जानते हैं, अमलगम। तो अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु क्या रहेगा हमेशा, तो पारा रहेगा। पारा का संकेत होता है Hg, पारा का संकेत Hg, परमाणु संख्या 80 होती है। और पारा जो होता है एक प्रकार का धातु है जो कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन अवस्था में, द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला सवाल आपके सामने कहा गया कि वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। तो साधारण गंधक मिलाया जाता है, या एकांताश गंधक, या अष्टफलकी गंधक, या श्वेत फास्फोरस। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, साधारण गंधक। कौन हुआ, साधारण गंधक मिलाया जाता है। अगला कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है। निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है, लाल फास्फोरस है, या श्वेत फास्फोरस है, या साधारण गंधक, या प्लास्टिक गंधक। तो अति ज्वलनशील जो है वह इनमें से कौन होगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, श्वेत फास्फोरस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, श्वेत फास्फोरस हो जाएगा। अगर बाबू नए हो ना तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों से विनती रहता है, रिक्वेस्ट रहता है, और लाइक और शेयर तो ज़रूर करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो बनाने में ना काफ़ी मेहनत लगता है, इसलिए विनती है कि लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर दें बुआ। अगला सवाल चलो कर देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। सवाल जो है ना आपके सामने देखते हैं क्या सवाल है। सवाल कहा गया है कि व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। बेहतर व्यावसायिक कहो या कुछ भी कहो, हम लोग समझ लेंगे एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से करते हैं। एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से करते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बॉक्साइट अयस्क से। किस अयस्क से, बॉक्साइट। फार्मूला बॉक्साइट का याद रखिएगा, Al2O3 × 2H2। बॉक्साइट का फार्मूला Al2O3 × 2H2। ये सभी के सभी बाबू एल्युमिनियम निकालने का है, या क्रोलाइट Na3Al(F6) या कोरंडम Al2O3, कोरंडम Al2O3। तो बॉक्साइट अयस्क से हम लोग किसको प्राप्त करते हैं, तो एल्युमिनियम धातु को प्राप्त करते हैं। किस धातु को, एल्युमिनियम धातु का। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या होता है 13 होता है। अगला सवाल में कहा गया है कि लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट फार्मूला लिया है CaSiO4 एक यौगिक बनाता है। यह यौगिक क्या कहलाता है। तो याद करो, जब हम लोहा का निष्कर्षण पढ़े होंगे, लोहे के निष्कर्षण, तो लोहे के निष्कर्षण के क्रम में हम लोग वात्या भट्ठी में बाबू, किसमें, वात्या भट्ठी में हेमेटाइट अयस्क के साथ हम लोग कार्बन को डालते हैं। कार्बन का मतलब कोक को, और उसके साथ चूना पत्थर को डालते हैं। और ये हेमाटाइट में पाया जाता है सिलिका का, उसमें मिलन होता हुआ जब उसको हम गलाते हैं ना तो उसमें एक धातु निकलता है, उसमें निकलता है क्या चीज़, तो धातुमल निकलता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, धातुमल निकलता है, वो याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने कहा गया है कि किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व को क्या कहलाता है। ये तो काफ़ी ना, जैसे मान लो कार्बन की हम बात करें तो कार्बन का अलग अलग अपरूप पाया जाता है, अलग अलग हुआ विभिन्न रूपों में। देखो क्या कहता है, विभिन्न रूपों में। तो कार्बन विभिन्न रूप में पाया जाता है। कार्बन ग्रेफाइट के रूप में भी पाया जाता है, कार्बन हीरा के रूप में भी बात किया गया, फुलेरिन के रूप में। तो इसका अपरूपता कहलाता है उसको बात। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला देखो क्या कहता है, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है। तो धातुओं की प्रकृति पूछेगा तो धातुओं की प्रकृति बाबू विद्युत धनात्मक होती है। धातुओं की प्रकृति पूछेगा तो हम लोग क्या मानेंगे, धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। लेकिन अगर पूछ दिया
अधातु की प्रकृति कैसी होती है? तो अधातु की जो प्रकृति होती है ना वो विद्युत ऋणात्मक होती है। विद्युत कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। अधातु की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत ऋणात्मक होती है। 36 सवाल वो हमारा हो गया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है जरूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज। सॉरी। अगले हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है, पढ़िए मन तन से पढ़िए बुआ, हर क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना है, आप लोगों को ही ना बेहतर आगे ऊपर चढ़ना है। अगला सवाल है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? किस पर कहा गया है? लोहा एवं इस्पात पर। अगर जंग से बचाना है तो उसके ऊपर, मतलब लोहा और इस्पात के ऊपर हम लोग किसका परत चढ़ाते हैं? तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। और ये सवाल देखो 18 में पूछा भी जा चुका है, इसलिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण बोलते हैं बुआ, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो अगर लोहा के ऊपर, अगर हम लोहा को बचाना चाहते हैं तो लोहा के ऊपर में जिंक की परत चढ़ाते हैं। किसकी परत? जिंक बुआ, जिसको हम लोग जस्ते की परत कहते हैं। किसकी परत? जस्ते की परत चढ़ाते हैं। और परत चढ़ाने की क्रिया को पता है क्या कहते हैं? चढ़ाने की क्रिया को हम लोग यसद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? यसद लेपन ही आएगा कभी कभी। देखो नाम, 3 नाम है बुआ कि जिंक की परत अगर लोहा पर चढ़ा रहे हैं तो लोहा पर चढ़ाने की क्रिया को हम लोग क्या क्या कहते हैं बुआ? तो पहला यसद लेपन, क्या कहते हैं? यसद लेपन कहते हैं। दूसरा बुआ गैल्वनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वनीकरण कहते हैं। और तीसरा याद रखिएगा जस्तीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जस्तीकरण। क्या कहते हैं बुआ? जस्तीकरण कहते हैं। क्या करिएगा? जस्तीकरण। जस्तीकरण, ये 3 नाम याद रखिएगा, 3 नाम। जस्तीकरण, पहला यसद लेपन, दूसरा गैल्वनीकरण और तीसरा जस्तीकरण। कब? जब लोहा के ऊपर हम जिंक की परत चढ़ाते हैं ताकि लोहा संक्षारण से बचे, तो उसको हम लोग 3 नाम से जानते हैं, यसद लेपन, गैल्वनीकरण और जस्तीकरण कहते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल हो जाएगा तो इसका वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? जिंक होगा। अगला सवाल कहता है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है? देखिए 18 में पूछा गया है कि किस यौगिक को गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? तो जिप्सम बुआ। क्या चीज? जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। CaSO4 इंटू 2H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 इंटू हाफ H2O। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम लोग करते हैं हड्डियों को सही जगह पर बैठाकर प्लास्टर करने में। यहाँ पे बहुत चारों हमारा ऑब्जेक्टिव काफ़ी महत्वपूर्ण है। विरंजक चूर्ण की बात किया जाए तो इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। जिप्सम कब तो बता ही दिए। चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर का फॉर्मूला होता है CaCO3। कच्चा चूना की बात करें तो कच्चा चूना का होता है CaO होता है। वो ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा। अगला सवाल में कहता है विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? 18 नंबर सवाल में देखो 18/2018 पूछा गया है कि विद्युत अपघटनी परिसर में अधातु को हम लोग ना क्या बनाते हैं? अधातु को क्या बनाते हैं? तो अधातु को एनोड बनाते हैं। अधातु को क्या बनाते हैं? एनोड बनाते हैं। अगला सवाल में कहा गया निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? हम लोगों ने बता दिया हुआ कि मान लो ये हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन है तो सबसे ऊपर में होता है सोडियम और सबसे नीचे होता है प्लेटिनम। तो सबसे कम अभिक्रियाशील प्लेटिनम और सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम। सॉरी सोडियम बोला गया था बाबू, पोटेशियम पोटेशियम। सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम, सबसे कम अभिक्रियाशील प्लेटिनम। तो कहा गया है सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। अगला सवाल में कहा गया है ना कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है? तो मैग्नीशियम के फीते को अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जो श्वेत ज्वाला के साथ जलता है और उजला चमकी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कहा गया एक्वारेजिया जिसको रॉल जल भी कहते हैं। देखो एक्वारेजिया को रॉल जल कहते हैं या इसको हम लोग पता क्या कहते हैं? आम्लराज कहते हैं। क्या कहते हैं? आम्लराज, जिसमें हम सोना को घुलाते हैं, चमचमाते हैं कि चमचमा देगा तब पहनेगा लड़का, लड़की सब पहनेगी, सॉरी लड़की सब क्या करेगी? उसको पहनेगी, चमचमा देता है। तो कहा गया है कि एक्वारेजिया या रॉल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के ताज़ा मिश्रण को? तो 3 अनुपात बुआ 1 रटवाए थे, 3 अनुपात 1। 3 अनुपात क्या चीज़? 1 होता है। अगला सवाल कहा गया है कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है?
शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है? तो चमकदार होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, चमकदार होता है वह, चमकदार होता है। कैसा होता है? चमकदार होता है। अगला सवाल, अगला सवाल में कहता है धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? मतलब अगर तार अगर बना रहे हैं ना तो उसको खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? आघात वर्धनता कहते हैं, या तन्यता कहते हैं, या लचीलापन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। आघात वर्धनता वह गुण होता है जो किसी धातु को पीट कर पतली चादर बना दें। पीट कर पतली क्या बना दें? चादर बना दें, तो उस गुण को आघात वर्धनता कहते हैं। तन्यता का मतलब होता है कि पीट कर हम तार के रूप में परिवर्तन कर देते, तो तन्यता। तो कहता है पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को हम लोग तन्यता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल में कहा गया कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जाता है, तो इस गुण को क्या कहते हैं? देखो अभी बताया था कि पतली चादर बनाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आघात वर्धनता कहते हैं। और तार बनाया जाएगा तो उसको हम लोग तन्य कहते हैं। इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आघात वर्धनता। अगला सवाल, अगला सवाल में कहा गया है जो धातुएं कठोर सतह से टकराने की आवाज उत्पन्न करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ध्वनि कहते हैं, धात्विक ध्वनि कहते हैं, जिसको सोनोरस भी कहा जाता है। दूसरा नाम याद रखिएगा, धात्विक ध्वनि तो सबको जानते हैं, सोनोरस याद रखिएगा, सोनोरस काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला हुआ, अगला कहता है सबसे अधिक तन्य धातु कौन होता है? ये हम लोग पहले ना कुछ समय पहले ऑब्जेक्टिव में कर चुके हैं कि सबसे अधिक तन्य धातु होता है सोना, और 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अगला सवाल में कहा गया कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या किलोमीटर? 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, और सोना सबसे अधिक तन्य धातु होता है। अगला हुआ, कहा गया है 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार? तो 2 किलोमीटर। कितना लंबा तार? 2 किलोमीटर। अगला सवाल आपके सामने कहा गया है कि कमरे के ताप पर मरकरी का मतलब होता है पारा। मरकरी का मतलब क्या चीज? पारा, जिसको हम लोग ना मरकरी कहते हैं, पारा कहते हैं। और संकेत क्या होता है? Hg। परमाणु संख्या कितनी होती है? 80 होती है। किस अवस्था में पाया जाता है? कमरे के तापक्रम पर मरकरी या पारा किस अवस्था में पाया जाता है? तो याद रखिएगा कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है पारा। पारा पाया जाता है कौन अवस्था में? द्रव अवस्था में। तो ये हमारा धातु है कि अधातु है? तो पारा जो हमारा ना वो क्या है? धातु है। लेकिन अगर सवाल आता कि कौन अधातु है जो कमरे के तापक्रम द्रव अवस्था में? तो ब्रोमीन बाबू। कौन हुआ? ब्रोमीन। कौन? ब्रोमीन जो है अधातु जो कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला कहा गया है कि इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो बताइए कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो आयोडीन याद रखिएगा, अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। आयोडीन के साथ एक ग्रेफाइट भी याद रखिएगा, क्योंकि ग्रेफाइट भी जो होता है ना वह धातु होते हुए भी कैसा होता है? चमकीला होता है। हीरा भी जो होता है ना धातु होता है, लेकिन कैसा होता है? चमकीला होता है। अगला सवाल, अगला कहा गया है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ याद रखिएगा कौन होता है? हीरा होता है, जिसका अपवर्तनांक होता है 2.42। यह प्रकृति में सबसे कठोर और सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है 2.42। तो हीरा बाबू सबसे कठोर होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सबसे कठोर कौन होता है? हीरा होता है। अगला सवाल कहता है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि अगर एल्युमिनियम पर संक्षारण होने के कारण मोटी ऑक्साइड की परत बन गई है तो इसको एनोडीकरण कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा क्या कहते हैं? क्या लिखा है? एनोडीकरण कहते हैं। एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एनोडीकरण। ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा एनोडीकरण। एनोडीकरण क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। और इसे एथोडीकरण भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर ए याद रखिएगा, एथोडीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एथोडीकरण भी कहते हैं। बाबू हमारा वीडियो समाप्त होता है, इतना ही वीडियो है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और लाइक करें। अगर वीडियो अच्छी लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, काफ़ी मेहनत लगता है बुआ। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।